राइट ब्रदर्स द्वारा पहली बार संचालित विमान में उड़ान भरने के केवल 11 वर्षों के बाद प्रारंभिक विमानों को अगस्त 1914 में यूरोप में महान युद्ध के रूप में विस्फोट होने पर मोर्चे की ओर ले जाया जा रहा था। लेकिन टोही के अलावा उस समय के सैन्य नेताओं ने उन्हें अपनी योजनाओं में शायद ही कभी शामिल किया। हालांकि केवल 4 वर्षों के भीतर उन प्रारंभिक विमानों का विकास हो गया था जो भारी हथियारों से लैस थे और ऊपर से बम और मशीन गन की आग बरसा सकते थे। युद्ध क्षेत्र के ऊपर आकाश का नियंत्रण कुछ हद तक एक बात का विचार होने से लेकर सबसे उच्च प्राथमिकताओं में से एक बन गया, और इसके लिए विमानों की एक बल की आवश्यकता थी जिसे दुश्मन की मशीनों को नष्ट करने और उन्हें विमानों द्वारा प्रदान किए गए लाभों से वंचित करने के लिए भेजा जा सके। मूल रूप से उड़ान भरने को कहा जाता था स्काउट्स। इन विमानों को अब लड़ाकू के रूप में जाना जाता था, और जब अगला युद्ध आया तो कभी कभी लड़ाकू विमानों के पायलट अपने देश की किस्मत को अपने हाथों में रखते थे। आज के एपिसोड में विश्व युद्धों के युद्ध, हम द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे घातक और सबसे प्रमुख लड़ाकू पायलटों को देख रहे हैं। व्लादिस्लाव ग्नियेश एक लड़ाकू पायलट थे जिन्होंने 1 सितंबर 1939 की सुबह अलार्म की चीख सुनी, जिसने उन्हें और उनके पोलिश वायुसेना के साथियों को उनके माउंट्स PZLP-11C लड़ाकू विमान की ओर भेजा। यद्यपि पोलिश वायुसेना के मानकों अनुसार यह उनके BF-109 मेसर्सचिट लड़ाकू विमान के सामर्थ्य के साथ मेल नहीं खाता था, पोलिश पायलटों ने फिर भी साहस और दृढ़ता दिखाई। सुबह 6 से 7 के बीच ग्निश ने समूह के कमांडर कैप्टन मेडवेकी के साथ हवाई अड्डे से जर्मन को रोकने के लिए उड़ान भरी, जो क्राकोव पर हमला कर रहे थे। मुश्किल से 1000 फीट तक पहुंचते ही 2 पोलिश लड़ाकू विमानों को अचानक 2 जर्मन स्टुकास द्वारा हमला किया गया। स्टुका, एक डाइव बॉम्बर, पोलिश विमानों के लिए सक्षम प्रतिद्वंद्वी था। गोलीबारी के दौरान एक स्टुका ने कैप्टन मेडवेकी के विमान को हिट किया। यह जमीन की ओर तेजी से गिरा, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण पोलिश पायलट की मौत हो गई, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की पहली वायु युद्ध हताहत माना जाता है। ग्निश ने स्टुकास के साथ लड़ाई की और उनमें से एक को हिट करने की सूचना दी, जिससे जर्मनों के विमान से धुआं निकलना शुरू हो गया। लेकिन स्टुकास अपने आधार पर सुरक्षित वापस पहुंचे। ग्निश ने 2 जर्मन बमवर्षकों को रोकने की कोशिश की। 7.62 मिमी मशीन गनों से दोनों बमवर्षकों पर हमले करने के बाद दोनों डोर्नियर्स अंततः जेराडा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस जीत के परिणाम स्वरूप गणेश को अक्सर युद्ध की पहली सहयोगी वायु विजय का श्रेय दिया जाता है। गणेश अपने देश के लिए 6 अक्टूबर को गिरने तक लड़ते रहे, लेकिन वह स्वयं फ्रेंच और फिर ब्रिटिश के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए भागने में सफल हो गए। जैसे गणेश और उनके देशवासी भारी संख्या में विरोधियों के खिलाफ लड़े। पश्चिमी यूरोप में युद्ध की घोषणा के बावजूद शुरुआती दिनों में चीजें थोड़ी शांत थीं। जब ब्रिटेन और फ्रांस तैयारी में थे, हॉलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों ने लड़ाई में तटस्थता की घोषणा कर एक स्वर में शामिल हो गए। लेकिन इसका अर्थ था कि दोनों पक्षों की तटस्थता की सुरक्षा करना। वे लड़ाई में किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से उन्हें दूसरे पक्ष से हमले की संभावना थी। इसलिए 9 सितंबर 1929 की सुबह बेल्जियम हवाई क्षेत्र में बम वर्षकों के समूह का पता लगने और उन्हें ब्रिटिश माने जाने पर बेल्जियम ने उन्हें जर्मन की तरह ट्रीट किया। ब्रिटेन के RAF बॉम्बर कमांड का युद्ध अपने विमानों से पर्चे गिराकर जर्मनी के लिए शुरू हुआ। युद्ध को जारी रखने से जर्मनों को निराश करने की कोशिश में उस सुबह रूर घाटी के ऊपर एक ऐसे मिशन से लौटते हुए RAF व्हिटले बमवर्षक अनजाने में बेल्जियम में भटक गए थे। निवेल्स एयर बेस पर बेल्जियम एयरफोर्स के कैप्टन लुसियन बोसा और 2 अन्य सदस्य, उनकी फ्लाइट रेजिमेंट्स के सदस्य, अपने ब्रिटिश निर्मित फेरी, फॉक्स और फायरफ्लाई लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी। तीनों ने व्हिटलीज को रोका। बोसा ने ब्रिटिश बॉम्बर की नाक पर झोंका चलाया, जिससे पायलट को उतरने का संकेत मिला। हालांकि बोसा की मशीन गन को खुलते ही व्हिटली के पिछले गनर ने बेल्जियन फायरफ्लाई पर निशाना लगा
और गोली चलाई। विमान को निशाना बनाकर उसे उतरने पर मजबूर किया गया। एक फेरी फॉक्स ने दूसरे व्हिटली को रोका और रेडियो सिग्नल लाइट्स के माध्यम से उतरने का संकेत दिया। ब्रिटिश बॉम्बर ने अनदेखा किया, इसलिए एक चेतावनी शॉट चलाई जिसने ब्रिटिश गनर्स को बेल्जियम के लोगों पर फिर से गोलीबारी करने पर मजबूर किया। दोनों विमान क्षतिग्रस्त हो गए। बेल्जियम के पायलटों ने बाहर निकल गए और उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि ब्रिटिश बॉम्बर अंततः फ्रांस में क्रैश लैंड होगा। बॉस्टर यूनिट के पायलट, जिनमें एलेक्स जोतार्ड और जीन ऑफेनबर्ग भी शामिल थे, अब अपने विमानों में चढ़ रहे थे। उन्होंने पजामा के ऊपर उड़ान सूट पहने थे। फायरफ्लाइज में उड़ान भरने से पहले उन्होंने दूसरे व्हिटले का पता लगाया और चेतावनियां दी ब्रिटिश बॉम्बर्स को नेविल में उतरने से पहले। वहां चालक दल को कुछ दिनों तक नजरबंद रखा गया था, ब्रिटेन वापस लौटने से पहले। फिर भी बेल्जियम के लोगों द्वारा तटस्थ रहने की अपनी गंभीरता के इस शक्तिशाली घोषणा के बावजूद यह उन्हें सुरक्षित रखने में विफल रहा। 10 मई 1940 को जर्मनी ने फ्रांस की मुख्य रक्षात्मक पंक्ति को दरकिनार करने का प्रयास किया। 2 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा समय में देश गिर गया। 25 जून तक फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे सभी गिर गए थे, जिससे ब्रिटेन अकेला रह गया था, जिसे यूरोप के नक्शे पर हावी नाजी जर्मनी का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की लड़ाई में ब्रिटिश पायलटों ने कॉमनवेल्थ, जर्मनी द्वारा कब्जा किए गए देशों के लोगों और अमेरिकी स्वयंसेवकों के साथ मिलकर जर्मन लुफ्तवाफे का सामना किया, हिटलर की सेनाओं को इंग्लिश चैनल पार करने से रोकने के लिए। यह एक हताश लड़ाई थी, लेकिन एक सफल लड़ाई थी। हालांकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अब ब्रिटेन के किले में बदलने पर जर्मन ने घेराबंदी की पुरानी रणनीति से जवाब दिया। जर्मनी की यू बोट्स ने उत्तरी अटलांटिक में बाढ़ की तरह आक्रमण किया ताकि वे खाना और युद्ध सामग्री ले जा रहे कार्गो जहाजों को डुबो सकें। लड़ाकू पायलटों का पनडुब्बियों से लड़ने में उपयोग अजीब लग सकता है, पर ब्रिटिश पायलटों ने यू बोट्स को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटेन को हराने के लिए यू बोट्स को पहले ब्रिटिश जहाजों की जानकारी की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें लुफ्तवाफे की मदद चाहिए थी। फॉके-वुल्फ FW-2000 को उन्नत एयरलाइनर डिजाइन से विकसित किया गया। हिटलर ने इसे व्यक्तिगत परिवहन के रूप में अपनाया और इसकी रेंज 2000 मील से अधिक थी। फ्रांस में अड्डों के साथ ये विमान अब समुद्र में दूर तक घूम सकते थे। ब्रिटिश लड़ाकू विमानों की पहुंच से परे और काफिलों का पता लगा सकते थे। फॉकर-वुल्फ अपने रेडियो का उपयोग करके एक यू बोट वुल्फ पैक को विनाशकारी प्रभाव के लिए निर्देशित कर सकता था। इसका निश्चित उत्तर रॉयल नेवी के विमान वाहक काफिलों की रक्षा के लिए तैनात करना था, लेकिन युद्ध की शुरुआत में हर काफिले के लिए उनमें से पर्याप्त संख्या नहीं थी। उनके पास के कीमती संसाधन भूमध्य सागर में इटालियंस के खिलाफ लड़ाई में काफी व्यस्त थे। कुछ नाटकीय कदम उठाना जरूरी था। परिणाम था CAM जहाज। कैम, CAM का मतलब है कैटापल्ट असिस्टेड मर्चेंटमेंट, और यह एक मालवाहक जहाज था जिसके ऊपर एक मंच लगा होता था जिस पर एक हॉकर हरिकेन या एक फेरी फाइटर होता था। जब एक फोकर वोल्फ कंडोर देखा जाता था, एक रॉकेट फाइटर को जहाज से उस पर हमला करने के लिए कैटापल्ट कर देता था। लेकिन यह एक असाधारण रूप से खतरनाक मिशन था, क्योंकि फाइटर को वापस पाने का कोई तरीका नहीं था। यदि काफिला समुद्र के किनारे काफी करीब होता तो फाइटर पायलट हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर सकता था, परंतु अन्यथा उसकी एकमात्र विकल्प था कि वह काफिले के एस्कॉर्ट जहाज में डिच करे और उम्मीद करे कि उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में उसे बचाया जाए। यह एक हताश समय के लिए एक हताश समाधान था। 3 अगस्त 1921 को कैम शिप HMS मैपलिन काफिला 07 के साथ जा रहा था जब एक कॉन्डोर देखा गया, जिससे रॉयल नेवी वॉलंटियर रिजर्व पायलट लेफ्टिनेंट रॉबर्ट H. एवरेट अपने हॉकर हरिकेन की ओर दौड़े। युद्ध से पहले ग्रैंड नेशनल जीतने वाले प्रसिद्ध जॉकी एवरेट को मैपलिन के डेक से कॉन्डोर का पीछा करने के लिए भेजा गया था। वे विमान से जूझने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि पिछले काफिले के समय उन्हें एक अन्य कॉन्डोर का पीछा करने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन बात यहां तक पहुंचने से पहले ही व्यापारी जहाज की रक्षात्मक तोपों ने विमान को गिरा दिया, जिससे उन्हें युद्ध का अनुभव नहीं हो सका। सौभाग्यवश उस अवसर पर वह अपने विमान को छोड़ने की बजाय यूके वापस उड़ान भर सके। लॉन्चिंग के 9 मिनट बाद उनका हरिकेन जर्मन विमान के 600 गज के निकट था, जिसके तोपचियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी थी जब वह अपनी बंदूकों को शॉट के लिए संरेखित करने की कोशिश कर रहे थे। जर्मन तोपचियों से बचने के लिए चकमा देने के बाद उन्होंने अपने लड़ाकू विमान की नाक को कॉन्डोर की ओर इशारा किया
और 3-5 सेकंड के झोंके चलाए, जिसने जर्मन विमान के धड़ को छलनी कर दिया। गोला बारूद से बाहर एवरेट ने देखा कि विमान से बड़े टुकड़े गिर रहे थे जब वह समुद्र में चला गया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि न केवल एवरेट की जीत पहली बार एक कैम लड़ाकू द्वारा विजय थी, यह तकनीकी रूप से एक रॉकेट लड़ाकू विमान द्वारा पहली विजय भी थी। लड़ाई के बाद एवरेट के पास जमीन तक पहुंचने के लिए ईंधन की कमी थी और इसलिए उसने एक सहयोगी जहाज की खोज शुरू की। उसे HMS वॉन्डरर मिला जो पास के काफिले SL-78 की रक्षा कर रहा था। एवरेट ने इसके रास्ते में अपना विमान गिरा दिया और नष्टक द्वारा उठा लिया गया। कुल मिलाकर 31 अगस्त 1921 से 28 जुलाई 1943 तक कैम लड़ाकू 9 जर्मन विमानों के नष्ट होने के लिए जिम्मेदार थे। जोखिम के बावजूद कैम ऑपरेशंस के दौरान केवल एक पायलट की मौत हुई थी। युद्ध के अंतिम वर्षों में कैम जहाजों की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि छोटे एस्कॉर्ट वाहकों की शुरुआत हो गई थी जो कई लड़ाकू और बमवर्षक विमानों को उतारने और वापस लाने में सक्षम थे, जो जर्मन विमानों और यू बोट्स दोनों के खिलाफ रक्षा कर सकते थे। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि एवरेट जैसे लोग असाधारण रूप से बहादुर थे, लेकिन इससे द्वितीय विश्व युद्ध में सभी उड़ान भरने वालों का साहस कम नहीं माना जाना चाहिए। जबकि उनके विमान विश्व युद्ध आई के विमानों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित थे, वे युद्ध में कहीं अधिक कुशल और घातक भी थे। जर्मन लुफ्तवाफे के प्रसिद्ध BF-109 लड़ाकू विमानों का 22% हिस्सा सितंबर 1940 में ब्रिटेन की लड़ाई के चरम समय में खो गया था। लेकिन जो लोग बच गए और हवाई युद्ध की विज्ञान को सिद्ध करने में आगे बढ़े, वे पुरुष SS की पंक्तियों में शामिल हो जाएंगे। यद्यपि यह संख्या बदलती रहती है, लेकिन सामान्यतया माना जाता है कि एक लड़ाई विमान पायलट को S की उपाधि के लिए कम से कम 5 दुश्मन विमानों को गिराना आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध में किसी भी अन्य वायुसेना ने लुफ्तवाफे के बराबर SS नहीं उत्पन्न किए, जिसने युद्ध के अनुभव, शानदार प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली नेताओं और शानदार BF-109 और फॉकर वुल्फ FW-190 लड़ाकू विमानों से लुफ्तवाफे को एक भयानक शक्ति बनाया। अक्सर दुश्मन के विमानों की भारी संख्या का सामना करते हुए लुफ्तवाफे अपनी गुणवत्ता के कारण मित्र राष्ट्रों की मात्रा के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम थे और यह दृश्य सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में पूर्वी मोर्चे पर सबसे स्पष्ट था। सोवियत विमानों की भारी संख्या के कारण लुफ्तवाफे के पायलटों का एक ही दिन में S बन जाना असामान्य नहीं था, लेकिन एक पायलट ने इस क्रूर और खूनी अखाड़े में वायु युद्धों के इतिहास में अपने लिए एक किंवदंती स्थिति बनाई। जर्मनी की राष्ट्रीय एयरलाइन के लिए एमिल लैंग उड़ा रहे थे जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। 1942 में उन्होंने अपने विमानों को उच्च प्रदर्शन FW-190A के साथ बदला। 34 साल की उम्र में वह लड़ाकू पायलट मानकों के अनुसार वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने जल्दी ही अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी जीतों की संख्या बढ़ने लगी और सिर्फ अक्टूबर 1943 में ही उन्होंने 67 सोवियत विमानों को मार गिराया, जिसे उन्होंने 3 दिनों में 10 विमानों को गिराकर प्राप्त किया। हालांकि अगले महीने में वह इतिहास रच देंगे। 3 नवंबर 1943 को उन्होंने यूक्रेन के कीव के निकट सुबह की गश्त का नेतृत्व किया। लड़ाई की गति तेज थी और बस एक दिन पहले उन्होंने अपनी संख्या में 8 विमान और जोड़े थे। सुबह 9:31 बजे उन्होंने IL-2 ग्राउंड अटैक विमानों का समूह देखा, जिसे याक-7 लड़ाकू विमान सुरक्षित कर रहे थे। 2 मिनट से भी कम समय में 4 IL-2 और 3 याक्स उनकी बंदूकों का शिकार हो गए थे। दोपहर के आसपास हथियार और ईंधन भरकर उन्होंने दोबारा उड़ान भरी। 1 बजे उन्होंने एक Il-5 विमान को और थोड़ी देर बाद एक और सोवियत विमान को मार गिराया। पहले ही अपने पिछले दिन के स्कोर को पार कर चुके थे। यह उस दिन के उनके चौथे मिशन के दौरान था जब वह अपना नाम इतिहास में अंकित करेंगे। दोपहर 2:16 बजे से उन्होंने सोवियत लड़ाकू बलों के साथ कई युद्धों में भाग लिया। 2 और Il-5, 2 याक-9 और 5 IL-2 हमला विमानों का दावा करते हुए अपने हवाई अड्डे पर लौटते हुए लैंग के बारे में बताया गया है कि उन्होंने खुशी से हवा में अपना हाथ उठा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक दिन में 17 हत्याओं के पिछले रिकॉर्ड को हरा दिया था। उन्होंने अभी उसी समय अवधि में 18 विमानों को मार गिराया था। यह एक स्कोर था जिसे कभी नहीं हराया जा सकता था। 10 महीने बाद अमेरिकी P-50 एक मस्टैंग्स के साथ
मुठभेड़ के दौरान उनका विमान मार गिराने से इस एस की जिंदगी समाप्त हो गई। उस दिन उसके साथ वाले लोगों ने बताया कि अमेरिकियों से मिलने के लिए उठते समय उनके विमान में मैकेनिकल समस्याएं थीं, पर लैंग ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना नहीं रोका। इसमें कोई इनकार नहीं है कि वायु शक्ति ने यूरोपीय थिएटर ऑफ ऑपरेशंस में संतुलन को झुकाने में मदद की, लेकिन शायद 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जापान को हराने में यह और भी अधिक सहायक था। वायु शक्ति ने नौसेना युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया, और जैसे ही यूएस नेवी ने कोरल सी की लड़ाई में इंपीरियल जापानी नेवी के साथ टकराव किया, यह इतिहास में पहली बार था जब दो नौसेना बेड़े ने लड़ाई लड़ी बिना जहाज के चालक दल को कभी एक दूसरे को देखे। विमान और विमान वाहक पोत बेड़े के कमांडर की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, जबकि लगभग सभी अन्य प्रकार सहायक भूमिका निभाते हैं। प्रशांत के युद्ध में प्रारंभिक दौर में जापानी मित्सुबिशी A6M0 आकाश का राजा था। यह भारी अमेरिकी और ब्रिटिश विमानों की तुलना में असाधारण रूप से चुस्त और तेज था, लेकिन यह गोलाबारी और सशस्त्र सुरक्षा की कीमत पर आया था। अंत में मित्र राष्ट्रों के युद्धक विमान जीरो की फुर्ती से मेल खाने के लिए शक्तिशाली हो गए, भारी गोलाबारी और सुरक्षा को बरकरार रखते हुए। बढ़ते मित्र राष्ट्रों के युद्ध अनुभव और नई रणनीति के साथ वे जल्दी ही जीरो के खिलाफ ज्वार को मोड़ने लगे। जापानी के लिए और भी बुरा यह था कि अमेरिकी विनिर्माण आधार जापान के मुकाबले कहीं अधिक था, और वह विशाल संख्या में विमानों का उत्पादन करने में सक्षम था, जिससे वे उन्हें अभिभूत कर सकते थे। जापान को पायलटों की तीव्र आवश्यकता थी, इसलिए उनके प्रशिक्षण को तेज किया गया ताकि नए पायलटों को जल्दी लड़ाई में भेजा जा सके। कम प्रशिक्षित पायलटों के पास अमेरिकी नौसेना के सामने बहुत कम मौका था, जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित थी, और इसे 1954 के 19 और 20 जून की फिलीपीन सागर की लड़ाई में नाटकीय रूप से दिखाया गया था। 15 जून 1954 को मारियाना के द्वीप समूह में जापानियों से मिलने के लिए 500 से अधिक जहाजों का एक विशाल अमेरिकी बेड़ा रवाना हुआ था। इस बल में 7 बेड़े वाहक और 8 हल्के वाहक शामिल थे, जिनके पास 900 से अधिक विमानों का सामूहिक वायु पूरक था। दूसरी ओर जापानियों के पास केवल 5 बेड़े वाहक और 4 हल्के वाहक थे, और भूमि आधारित विमानों से सहायता के साथ भी वे केवल लगभग 750 विमानों को इकट्ठा कर सकते थे। पहले दिन जापानियों ने अमेरिकी बेड़े पर हमला करने के लिए लगातार 4 विमानों की लहरें भेजीं। अमेरिकियों ने अपने F-6F हेलकैट युद्धक विमानों की बड़ी संख्या के साथ जवाब दिया, जिसे जापानी जीरोस से लड़ने के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया था। फ्लीट कैरियर USS लेक्सिंगटन से उड़ान भरते हुए लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर व्रास्यू, जो उस समय पहले से ही अमेरिकी नौसेना के सबसे उच्च स्कोररों में से एक थे, जिनके नाम पर 12 विजय थी, ने जापानी जूडी डाइव बॉम्बर्स का एक समूह देखा। खराब सुपरचार्जर के होने पर भी व्रास्यू ने दुश्मन समूह में गोता लगाया और 8 मिनट में ही उनमें से 6 को नीचे गिरा दिया, सिर्फ 360 राउंड बारूद का उपयोग करके। लेक्सिंगटन पर वापस आने पर व्रास्यू ने देखा कि एडमिरल मिचेल उसे देख रहे हैं। उन्हें सलाम करने के लिए उसने अपने हाथ उठाए और 6 उंगलियां दिखाईं। वास्तव में इस पल को दिखाने का दावा करने वाली तस्वीर बाद में प्रचार के लिए स्टेज की गई थी। लड़ाई के दूसरे दिन व्रास्यू ने 19वां दुश्मन विमान मार गिराया। इससे वह सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले अमेरिकी नौसेना के एस बन गए, एक उपाधि जो उन्होंने 4 महीने तक संभाली। लड़ाई के दौरान जापानियों ने 123 अमेरिकी विमानों की कीमत पर 650 तक विमान खो दिए। यह एक स्पष्ट रूप से एक तरफा युद्ध था, जिसे एक अमेरिकी ने नामित किया। सैनिक ने इसे महान मारियानास टर्की शूट कहा। जापानी वाहक बल इतना नष्ट हो गया था कि उनके बेड़े के वाहकों में से केवल एक के डेक को भरने के लिए मुश्किल से पर्याप्त विमान बचे थे। वे कभी उभर नहीं पाए, और 1954 के अंत तक सभी मोर्चों पर मित्र देशों की वायु शक्ति ने आकाश पर अधिकार कर लिया था। फिर भी न तो लुफ्तवाफे और न ही जापानी वायुसेना को पूर्ण रूप से नष्ट किया गया था। देश के समर्पण के बावजूद जापानी लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी टोही विमानों से उलझन भरी लड़ाइयां लड़ी। आकाश की लड़ाइयों में लड़े और मरे सभी पुरुषों के साहस और वीरता के अंतिम जीवित प्रमाण। और वहां आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे घातक और प्रसिद्ध लड़ाकू पायलट हैं। कृपया अपनी राय नीचे टिप्पणी में दें, और चैनल का समर्थन करने के लिए वीडियो को पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें।
देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।